नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल की गई। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ने भूजल में फ्लोराइड का अखिल भारतीय विश्लेषण किया। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम से चावल की बिक्री की अनुमति दी। यूनाइटेड किंगडम की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी हरियाणा के गुरुग्राम में अपना कैंपस खोलेगी। नीति आयोग ने पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता नामक रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहले मुख्य खबर की ओर। अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS अरिघात भारतीय नौसेना में शामिल की गई। इस अतिरिक्त पनडुब्बी के साथ भारतीय नौसेना के पास अब 2 SSBN यानी शिप, सबमर्सिबल, बैलिस्टिक और न्यूक्लियर पनडुब्बियां INS अरिहंत एवं INS अरिघात हो गई हैं। अब बात करें भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों की, तो अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास और निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी पोत यानी ATV परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। INS अरिहंत ने 2022 में एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल प्रक्षेपण किया था। INS अरिहंत 4 परमाणु सक्षम K4 SLBMs या 12 K15 SLBMs ले जाने में सक्षम है। K4 SLBMs की रेंज 3500 किलोमीटर से अधिक तथा K15 SLBMs की रेंज लगभग 750 किलोमीटर है। भारत ने 2019 में रूस के साथ $3 बिलियन का सौदा करते हुए 10 वर्षों के लिए अकूला श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बी को लीज पर लेने का भी समझौता किया था, जो हमारी रक्षा प्रणाली को और भी मजबूती प्रदान करता है। अब अगर SSBN पनडुब्बियों के महत्व की बात करें तो यह भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को काफी बढ़ा देता है। परमाणु त्रयी यानी न्यूक्लियर ट्राइड को मजबूती मिलती है, जिसमें भूमि आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स शामिल हैं। इसके साथ ही ये पनडुब्बियां विश्वसनीय सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता भी प्रदान करती हैं, जो कि भारत की नो फर्स्ट यूज की नीति के अनुरूप हैं। सामरिक दृष्टिकोण से भी ये SSBN पनडुब्बियां दक्षिण एशिया, विशेष रूप से भारत के परमाणु सशस्त्र संपन्न पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में सामरिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। भारत की नौसेना शक्ति में वृद्धि भी इसका एक महत्व है। इससे ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता यानी गहरे समुद्र में ऑपरेशन करने वाली नौसेना में और बढ़ोतरी होगी। अन्य महत्व की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान मिलेगा। साथ ही महत्वपूर्ण रक्षा और आक्रमण क्षमताओं को बेहतर किया जा सकेगा। लेकिन जब हमारे पास इतनी शक्ति है, वहीं हमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। चीन के पास वर्तमान में 6 जिन क्लास SSBN हैं, जो 7200 किलोमीटर की रेंज वाली JL2 बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं, जो हमारी K15 और K4 मिसाइलों की रेंज से काफी अधिक हैं। इसके अलावा सतत निवेश और निरंतर तकनीकी उन्नति की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC ने भूजल में फ्लोराइड का अखिल भारतीय विश्लेषण किया। फ्लोराइड प्राकृतिक रूप से भूजल में पाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर पेयजल में इसकी अनुमेय मात्रात्मक सीमा 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अत्यधिक फ्लोराइड के संपर्क में आने से खासकर बच्चों में स्केलेटल फ्लोरोसिस हो सकता है, दांतों की सड़न बढ़ सकती है और स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। खबर की शुरुआत में विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ऐसे राज्य जहां पर भूजल में फ्लोराइड की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है। राजस्थान में यह मात्रा सबसे अधिक है। इसके साथ ही इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्य भी शामिल हैं। फ्लोराइड संदूषण शुष्क गर्मियों में पूर्व मानसून महीनों के दौरान सबसे अधिक होता है। इसके साथ ही शुष्क क्षेत्रों, विशेष रूप से पश्चिमी भारत में आर्द्र क्षेत्रों की तुलना में अधिक संदूषण पाया गया है। अब भारत में अन्य भूजल संदूषकों की स्थिति के बारे में समझ लेते हैं। पहला है आर्सेनिक संदूषण। भारत में कुल आर्सेनिक संदूषण का 90%
पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि में पाया गया है। इसके बाद है यूरेनियम संदूषण। यह लगभग 12 राज्यों में पाया गया है, उदाहरण के लिए पंजाब। इसके अलावा लौह संदूषण, जो कि राजस्थान, झारखंड, असम आदि राज्यों में पाया गया है। अन्य संदूषकों में एंटीमनी, कैडमियम, तांबा, बेरियम आदि शामिल है। इन सभी का मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसे विषाक्तता, उच्च रक्तचाप, यकृत और गुर्दे की क्षति आदि। खबर के अंत में इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कानूनी प्रावधानों की बात करें तो जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 लागू किए गए हैं। इसके अलावा वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल पुनर्भरण किया जा रहा है, उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल संभर विकास, अटल भूजल योजना आदि। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम से चावल की बिक्री की अनुमति दी। खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल उत्पादकों को अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच चावल की खुला बाजार बिक्री योजना में भाग लेने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष के प्रतिबंध को हटाते हुए 2024-25 में एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के रस, शुगर केन सिरप, बी हैवी मोलासेस और सी हैवी मोलासेस के उपयोग की भी अनुमति दे दी है। ये प्रतिबंध घरेलू उपभोग हेतु चीनी की उपलब्धता और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था। हालिया अनुमति के पीछे तर्क को देखें तो इसमें पहला तर्क अतिरिक्त स्टॉक का प्रबंधन है। इसमें भारत में चावल का अधिशेष स्टॉक 540 लाख टन से अधिक है। इसका उद्देश्य एथेनॉल ब्लेंडिंग या मिश्रण के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में योगदान देना है। आगे बढ़ते हैं और एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के बारे में समझते हैं। इसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करना है। इसमें आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना जैसे उद्देश्य भी शामिल है। इसका लक्ष्य 2025 से 2026 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करना है। पेट्रोल के साथ मिश्रित एथेनॉल की मात्रा 2022-23 में 500 करोड़ लीटर से अधिक हो गई है। साथ ही वर्तमान मिश्रण दर 15% से अधिक है। इतना ही नहीं, एथेनॉल मिश्रण के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उत्पादकों के लिए फीड स्टॉक की कम उपलब्धता, मौसम संबंधी समस्याएं आदि, तेल विपणन कंपनियों के लिए अतिरिक्त भंडारण टैंकों की आवश्यकता, लॉजिस्टिक्स लागत और उत्सर्जन, और वाहन निर्माता के लिए उच्च मिश्रण दरों हेतु इंजन को अनुकूल बनाना, इंजन की स्टेबिलिटी से जुड़े अध्ययन और फील्ड ट्रायल करना आदि। खबर के अंत की ओर आगे बढ़ते हुए अब एथेनॉल मिश्रण के लिए आगे की राह भी समझ लेते हैं। एथेनॉल उत्पादन के लिए जल की कम खपत करने वाली फसलों जैसे मक्के के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। गैर खाद्य फसलों से जैव ईंधन उत्पादन किया जाना चाहिए। इससे खाद्य संकट पैदा होने का खतरा नहीं रहेगा। एथेनॉल डिस्टिलरी की क्लस्टरिंग करनी चाहिए। साथ ही एथेनॉल अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों तक आपूर्ति करनी चाहिए। सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 अपनाई गई है। एथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है और देश भर में एथेनॉल की सुगम आवाजाही के लिए उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। यूनाइटेड किंगडम की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी हरियाणा के गुरुग्राम में अपना कैंपस खोलेगी। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल है। भारत में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलना वास्तव में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और UGC दिशा निर्देशों के अनुरूप है। खबर की शुरुआत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और UGC दिशा निर्देशों के तहत मौजूद प्रावधानों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विश्व के विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इससे देश में ही अंतर्राष्ट्रीय डिग्री मिलना प्रारंभ होगा। ये कैंपस भारतीय संस्कृति, विज्ञान और परंपराओं में पाठ्यक्रम पेश करेंगे। साथ ही इन क्षेत्रों में वैश्विक रुचि का लाभ उठाया जा सकेगा। UGC दिशा निर्देश 2023 की बात करें तो इन दिशा निर्देशों में भारत में अपना कैंपस खोलने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए पात्रता मानदंड,
प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना जैसे प्रावधान किए गए हैं। भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस के महत्व की बात करें तो प्रतिभा पलायन और वित्तीय बोझ में कमी आएगी। भारत में विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों को आकर्षित किया जा सकेगा। इसके साथ ही भारत के नए निजी विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षिक गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। अब नीति को लागू करने से संबंधित चुनौतियों के बारे में समझ लेते हैं। भारत में संचालित विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों यानी FHEIs के पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और बहुभाषावाद को शामिल करना एक प्रमुख चुनौती होगी। इसके साथ ही FHEIs समय के साथ सामान्य शोध विषयों की बजाय भारत विशिष्ट शोध के बड़े केंद्रों में बदल सकते हैं। इससे UGC दिशा निर्देशों के मूल उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। वैश्विक अनुभव दर्शाते हैं कि विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थान अपनी घरेलू विशेषता बनाए रखते हैं। यही वजह है कि केवल कुछ ही विश्वविद्यालयों के कैंपस अन्य देशों में स्थित है। भविष्य में हम किस प्रकार विदेशी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को भारत में स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए क्या रोड मैप बनाया जा सकता है, इसकी बात करें तो वैश्विक अनुभव के आधार पर अधिक गहन शोध के लिए स्थानीय संस्थानों के साथ FHEIs की साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा विश्व स्तरीय शिक्षाविदों को शामिल करते हुए भारत के स्थानीय विश्वविद्यालयों के गवर्नेंस मॉडल में सुधार करना चाहिए और उन्हें अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत में रहते हुए विदेशी संस्थानों में अध्ययन की सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। नीति आयोग ने पाथवेज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ इन एडिबल ऑयल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता नामक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट देश में ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, सोयाबीन तेल, कैनोला तेल जैसे खाद्य तेलों की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर केंद्रित है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों है। पहला कारण है आयात पर निर्भरता को कम करना। भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का लगभग 57% आयात करता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय वजहों से वैश्विक मूल्यों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहता है। देश में लगभग 12.4 मिलियन टन खाद्य तेल का उत्पादन होता है, जबकि लगभग 16.5 मिलियन टन आयात करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की सख्त आवश्यकता है। यह हमारी पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा, जैसे कि खाद्य तेल वसा में घुलनशील विटामिन के प्राकृतिक स्रोत हैं और शरीर को उन्हें अवशोषित करने में मदद करते हैं, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी एक आवश्यकता है। खाद्य तेल आयात कम होने से भुगतान संतुलन घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए नीति आयोग ने कई रणनीतियों का सुझाव दिया है। इसमें खाद्य तेल वाले पुराने क्षेत्र को फिर से प्राप्त करना और विविधीकरण के लिए अनुकूलित क्लस्टर प्रौद्योगिकी का विकास, बुंदेलखंड और सिंधु गंगा के मैदान में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना, बंजर भूमि और पड़ती भूमि में खाद्य तेल फसलों के उत्पादन को प्राथमिकता देना आदि शामिल है। सीड ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता के आश्वासन की बात करें तो इसमें बीज प्रतिस्थापन दर यानी सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाने के लिए 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज की शुरुआत की जानी चाहिए। आपको बता दें कि बीज प्रतिस्थापन दर किसी फसल के बुआई क्षेत्र में संरक्षित बीजों की तुलना में प्रमाणित या गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग की प्रतिशतता है। साथ ही तिलहन की बायोफोर्टिफाइड और आनुवंशिक किस्मों की खेती को भी बढ़ावा देना चाहिए। खाद्य तेल उत्पादन की बेहतर और अत्याधुनिक तकनीकों के उपयोग में सूरजमुखी, अरंडी, सरसों, तिल आदि के लिए हेटेरोसिस ब्रीडिंग को अपनाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हेटेरोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संकर किस्में अपनी मूल्य किस्मों की तुलना में अधिक लाभकारी होती हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग फसल की उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहलों का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन शुरू किया गया है। तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का पर एकीकृत योजना चलाई जा रही है आदि। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ, और आज हम बात करेंगे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में। असम सरकार ने श्रीमंत शंकर देव पीठ की स्थापना के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
श्रीमंत शंकरदेव जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म असम के नगांव जिले में स्थित आलीपुखुरी में हुआ था। ये एक संत विद्वान, बहुश्रुत या बहुज्ञ और सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। उनके योगदान की बात करें तो उन्होंने वैष्णववाद के एक रूप एक शरण हरि नाम धर्म का प्रचार किया था। इसमें भगवान कृष्ण को परम शाश्वत और एक माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनकी धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह से एकेश्वरवादी थी। उन्होंने सत्र नामक विशिष्ट वैष्णव मठों की भी स्थापना की थी। उन्होंने बहुत सी रचनाओं का सृजन किया, जिनमें बोरगीत जो संगीत की नवीन शैली है, अंकिया नाट व भावना जैसे नाट्य प्रदर्शन, शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया और साहित्यिक भाषा ब्रजावली शामिल है। वे साहित्यिक कृतियां जैसे भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष आदि के सृजन के लिए भी जाने जाते हैं। हम उनसे अध्यात्मवाद, समन्वयवाद, मानवतावाद आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने हेतु एक नया शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया। ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी के लिए केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने रीसेट कार्यक्रम शुरू किया है। रीसेट का उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को करियर विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए ज्ञान तथा कौशल से सशक्त बनाना है। आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रतिभूति संविदा विनियमन नियम यानी SCRR 1956 में संशोधन किया है। इससे भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों IFSCs के अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की डायरेक्ट लिस्टिंग की सुविधा प्राप्त हो गई है। हाल ही में RK तट विशाखापट्टनम पर आने वाले पर्यटकों ने समुद्र को लगभग 150 मीटर तक पीछे जाते देखा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं के उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने के कारण हुआ है। विश्व स्वर्ण परिषद WGC ने 2024 में भारत की स्वर्ण खपत का अनुमान बढ़ाकर 850 टन कर दिया है। इस परिषद का गठन 1987 में कुछ खनन कंपनियों ने किया था। मास्टरकार्ड अपनी पेमेंट पास की सर्विस भारत में लॉन्च करेगा। इसमें ग्राहकों को लेन देन के लिए वन टाइम पासवर्ड OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाल ही में तमिलनाडु में हरी खाद ढैंचा का वितरण शुरू किया गया है। यह आमतौर पर भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में उगाई जाती है। इसका पशुधन के लिए आहार के रूप में और मृदा में सुधार हेतु उपयोग किया जाता है। भारतीय तट रक्षक ICG बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का अनावरण किया गया। यह जहाज देश के समुद्री तटों पर तेल रिसाव को रोकने में मदद करेगा। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।